लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग कोई में भी आप में से अगर फिर से कोई कॉन्टिनेंट्स पढ़ना चाहता है, लाइव क्लास में पढ़ना चाहता है, तो आप लोग पढ़ तो सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आज रात में 10 बजे से मैराथन चलेगा जिसमें मैं सभी कॉन्टिनेंट्स पे बात करूंगा। आज रात 10 बजे की मैराथन में सभी कॉन्टिनेंट्स पे बात करूंगा। आप सभी लोगों को जय हिंद, गुड आफ्टरनून। ठीक है, राधे राधे सभी लोगों को, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो यहां पर विश्व की नदियों से रिलेटेड एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप कोई काम करते हो फिर आपसे कोई अगर बोले कि आपने किया ही नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ ऐसे ही लोग हैं, अभी जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि क्या होता है, अब कुछ लोग मैसेज करते हैं सर आपने डैम कब कराओगे, सर आप रिवर कब कराओगे, सर आप प्लेट्यू कब कराओगे, और खास तौर से जब नाम सुन लेता हूं कि फाउंडेशन, तो फिर तो गुस्सा मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ऐसे लोगों को मैं करता हूं ब्लॉक। ठीक है, एक बात याद रखना, आप अपना काम ईमानदारी से करो। मुझे भी ऐसे ही स्टूडेंट से बात करने में अच्छा लगता है जो पढ़ने वाला होता है, फालतू लोगों से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और यहां पर बिना पढ़े जब डायरेक्ट आकर सवाल, एक यहां तो क्लास में एक ईमानदारी से चीजों को करो, ठीक है, चीजों को सारी की सारी चीजें पढ़ाओ, और यहां आके पर्सनली चीजों को पूछो सर आपने ये कराया, आपने कराया, अब यही काम बचा है क्या मुझे एक एक का रिप्लाई करना। मैं अपनी लाइफ में वैसे बहुत बिजी हूं, ठीक है, रिप्लाई कर देता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को लेकर अगर यहां कोई याद पूछेगा सर डैम नहीं कब कराओगे आप, प्लेट्यू कब कराओगे, तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। आप एक बार पढ़ो, ठीक है, अब वहां से अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो समझ में आता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि एक स्टूडेंट ने पूछा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, लोपोलिथ लैकोलिथ, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर आपको मतलब चैट पे या फिर इस पे नहीं देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से चीजें क्लियर होती हैं और डायग्राम के माध्यम से चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, वो चीज तो मुझे बड़ा सही लगा था, उसको तो मैं बता ही देता। फिलहाल इस तरह की हरकत ना करें, ठीक है, चीजों को पढ़ें, अगर वहां कोई चीज समझ में नहीं आया तो बता देना आप। ठीक है, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। और एक कारण और है, यहां पर जब भी आप पढ़ते हो ना, एक बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है, और ये जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ना, कुछ समय पहले उसने यही क्वेश्चन पूछा था फाउंडेशन गए कि सर आपने रॉकी माउंटेन कहीं नहीं बताया, तो भाई उस व्यक्ति को मैंने पीडीएफ निकाल कर भेजा कि ये देखो भाई ये पीडीएफ है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है रॉकी माउंटेन के बारे में पढ़ाया गया। तब बोलो सर थैंक यू। भाई आप पढ़ोगे ही नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो सर आपने पढ़ाया नहीं है, पीछे पड़ गए भाई पढ़ाया नहीं सर, पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो इस तरह की हरकत ना करो, पढ़ाई करो। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि यहां पर आपने जिस किताब, कोई किताब आपने उठा लिया, उसमें जो एक शब्द लिखा हो, ये शब्द तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये शब्द मैं जब तक सर के मुंह से पढ़ नहीं लूंगा, सुन नहीं लूंगा, तब तक मैं मानूंगा नहीं। इस तरह की हरकत नहीं। ठीक है, एक बात बताओ, ज्योग्राफी का कोई अंत नहीं होगा। मैं भी 4-4 घंटे के हिसाब से 6-7 महीने तक लगातार ज्योग्राफी पढ़ा हूं, तब भी खत्म नहीं हुआ है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है मेरा, मैं आप लोगों को कितने डेप्थ तक ले जा सकता हूं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर और उससे पेपर आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, आप ये सोचते हो कि किसी किताब में जो भी वर्ड मेंशन वो हमें जानना ही है, वो चीज नहीं आया, कैसे हो गया ये चीज नहीं आया। ठीक है, यहां पर जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए, जितना महत्वपूर्ण है, एक टीचर पर आप ट्रस्ट करिए, उतना पढ़िए। ठीक है, अब आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछो तो आप एक बार सोच लेना कि आपने जितना आपको पढ़ाया गया उसमें से आपको आता कितना है। आप बस ये देख रहे हो क्या नहीं यार, इतना कुछ पढ़ा है आपने, आप सोचो इतने दिन से आप लगातार पढ़ रहे हो, अभी भी आपका ज्योग्राफी खत्म नहीं हुआ है। क्या 10 अप्रैल के बाद इसको ले जाना है क्या? ठीक है, 1 साल तक मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूं और खत्म नहीं होगा उसके बाद भी। ठीक है, जहां पर मैं सारी चीजों को बाद में बता दूं, मैं माउंटेन पढ़ा दूं, सर आपने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी नहीं पढ़ाया, ठीक है, मालथुसियन थ्योरी नहीं पढ़ा, ये सब नाम आप जिंदगी में नहीं सुनोगे जब तक ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी चीज का कोई एंड नहीं है, जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं उतने पर आप ट्रस्ट करिए, उतना पढ़कर जाइए, खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस का, मेरा जो पढ़ाने की एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों को बताने की एक्सपीरियंस, उसका यूज करिए। ठीक है, अगर चीजों में निगेटिव सिर्फ ढूंढोगे तो निगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जब कोई क्वेश्चन ऐसे बोलता है सर आपने डैम कब कराओगे, आप यहां पर ये कराओगे, तो बहुत गुस्सा आता है, फिर लगता है यार क्या है ये। ठीक है, तो इस तरह की हरकत ना करें। ठीक है, पूरा का पूरा थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सारे के सारे लोग।
ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ट्राइब का छोटा सा टॉपिक था, ट्राइब्स को मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसको वर्ल्ड रिवर को मैं कंप्लीट कर देता हूं उसके बाद, क्योंकि हाँ ठीक 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 राजमौली, ठीक, ओके। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ी सी चीजें जो इधर उधर बची हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिनरल, खनिज वाला बताना है, खनिज है, ट्राइब है, और ये वर्ल्ड रिवर तो थोड़ा सा वर्ल्ड का पार्ट आ जा रहा है, ताकि ये चीज खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको मैप से ही बताना बेहतर होगा। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जब वर्ल्ड रिवर में आपको करवा रहा हूं, वर्ल्ड रिवर में 30-40 नदियां हैं, ठीक है, उसको बताऊंगा, बट आपको दिमाग में क्या क्या रखना है वो चीज भी आप दिमाग में रखना, जो मैं बोलूंगा मार्क करते जाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ट्राइब्स के बारे में भी देख लेंगे, जो कल मैंने आपको बताया था। तो यहां बिल्कुल क्रम से दिया हुआ है, तो शुरुआत की जो सबसे लंबी नदियां है ना, उसी क्रम में दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। एक एक इमेज, काफी मेहनत किया मैंने इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो नील नदी की बात करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी, मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी नहीं, दुनिया की सबसे लंबी नदी सबसे बड़ी नदी नहीं है, ठीक है। तो कहां से निकलेगी, विक्टोरिया झील से, ठीक है, विक्टोरिया झील से। जब यहां पर रैंकर वालों, जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं ये सारी चीजें एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्टोरिया झील से निकली है, नील नदी की बात करें, विक्टोरिया झील से निकली है, और ये कहां जाकर खत्म होगा, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। यह विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या बोल रहा हूं, ये जो विक्टोरिया झील है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस सबसे बड़ी झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, और यह इस तरह से ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, और ऊपर पड़ेगा भूमध्य सागर। ये जो इजिप्ट है, ये जो मिस्र है, मिस्र में ही जाके डेल्टा बनाएगी। ये क्या है, डेल्टा, देखो इस तरह का डेल्टा बना हुआ, ये वाला, ये डेल्टा है, ठीक है। तो नील नदी अपना डेल्टा कहां बना रही है, मिस्र में बना रही है, और जाकर ये मिल जाएगा भूमध्य सागर से। तो इसमें बस आपको दो चीज याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, ठीक है। लंबाई आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, लंबाई कभी नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी। तो आउटफ्लो आप याद रखना, कहां पर जाकर खत्म हो रही है और कहां से निकल रही है, बस ये दो चीज, ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे लोग एकदम बिल्कुल फुल स्क्रीन करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अमेजन नदी की बात करते हैं। अब ये जो अमेजन नदी है, ठीक है, वैसे यहां पर आप देख रहे हो इतनी सारी ट्रिब्यूटरी हैं। अब जिसकी जितनी ज्यादा सहायक नदी, वो नदी उतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब, दुनिया में अगर किसी नदी में सबसे ज्यादा पानी है तो वो है अमेजन नदी। यहां पर कोई भी ब्रिज नहीं बना, इस पे कोई भी बांध नहीं बना। अमेजन नदी इतना लंबा चौड़ा है कि कहां से बनेगा। तो सबसे ज्यादा पानी जिसमें है किसी नदी में, तो क्या हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। और अमेजन नदी इसी के साथ क्या हो जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में याद रखना, जब लार्जेस्ट मैं बोल रहा हूं मतलब सबसे ज्यादा पानी उसी में है। और सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी नदी बस एक जगह से निकलेगा, इतना बड़ा कोई ग्लेशियर नहीं है। यहां पर ऑलरेडी उस जगह पर बहुत जगह से पानी आता रहता है, वही इकट्ठा होकर पानी आगे बढ़ता है। अब बीच बीच में इसके पास इतना पानी होने के कारण क्या है, इसकी सहायक नदियां, इस सहायक नदियों से लगातार इसमें पानी ऐड होता रहता है, जिसकी वजह से इसका पानी हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसका जो देश है जहां से निकला है वो क्या हो जाएगा, पेरू। और जब इसका हम आउटफ्लो की बात करेंगे, मतलब इसके माउथ की बात करेंगे, यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में यहां पर आकर ये मिल रहा है, ठीक है। अटलांटिक सागर में यहां पर आकर ये मिल जाएगा। तो यहां पर दो चीज आप याद रखना, पेरू और अटलांटिक महासागर। और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, अमेजन के, सॉरी, नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, यहां पर आप जो देख रहे हैं। रोशन, हाँ अंकित, ये मैं बताऊंगा आपको। अंकित थोड़ा सा वेट करिए, आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं इस चीज को चैट में नहीं बता सकता था, इसलिए इस चीज को मैं आपका कमेंट आंसर दूंगा। लोकोलिथ और लोपोलिथ क्या है, ठीक है। इसके थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको आज बताऊंगा इसका आंसर। मिसिसिपी मिजौरी की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मिसिसिपी मिजौरी है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले पे कौन सा हो गया, नील नदी, दूसरे पे अमेजन हो गया, तीसरे पे
मिसिसिपी मिजोरी। वैसे मिसिसिपी मिजोरी दो अलग अलग नदियां हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती हैं, ठीक है, जो कि कहां बहेगा, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए नामक देश में, ठीक है। तो यहां पर ये उस राज्य से निकलेगा मोंटाना, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कहां पर जाकर मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिसिसिपी मिजोरी नदी का माउथ कहां पर बनता है, पानी इसका कहां पर जाकर आउटफ्लो इसका कहां पर होता है, तो ये हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़े गल्फ में, नाम है उसका गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी में इसका पानी जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, इसके बाद यांगची का नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसकी एक खास बात याद रखना, इसका जो डेल्टा है ना, इसका डेल्टा चिड़िया के पैर के जैसा बनता है, जैसे चिड़िया का पैर होता है जो कि यहां पर दिख रहा है, ठीक है। आपको यहां पर जब पीडीएफ मिलेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वो दुनिया की कौन सी नदी है जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, चिड़िया के पैर जैसा डेल्टा बनाती है। ठीक, कैसा बनाएगा, बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आउटफ्लो गल्फ ऑफ मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं, यांगची रिवर, ठीक है, दुनिया में इसी नाम से जानी जाती है, जो कि पूरी तरह से चीन में पड़ेगा, पूरी तरह से चीन पड़ेगा। दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी यांगची नदी। चीन की दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो हुआंगहो नदी है और एक यांगची नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा तिब्बत से निकल के जाएगा और यहां पर प्रशांत महासागर में अपना पूरा का पानी विड्रॉ कर देगा। प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ कौन सा सागर है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। यहां पर प्रशांत महासागर का ही भाग है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, दो के दोनों आपका प्रशांत महासागर का ही भाग होगा, ठीक है। तो ये ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर में इसका पानी जाकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इसमें आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो आप साथ में यह भी याद रख सकते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। हाँ, पश्चिमपद डेल्टा, हाँ ये सब आपको देखो, हाँ ये सब आप नोट कर सकते हैं। बस आप ये लिखना कितना है, आप लिखना है यांगची रिवर और सोर्स आउटफ्लो, बस इतना ही। आप ये पीडीएफ अपने पास रखना, अगर कभी आपके मन में कोई डाउट आए कि कैसे कैसे बह रही है नदी, तो आप वो चीज देख सकते हो, ठीक है। बस ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए जो डायग्राम है, अदरवाइज जितना मैं आपको बोल रहा हूं बस उतना ही करना है आपको। ओब नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से रूस में बहेगा, किसी और देश में नहीं, कहां बहेगा, रूस में बहेगा, ठीक है। ओब नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और ओब नदी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसका पानी जहां पर गिरेगा उस जगह का नाम गल्फ ऑफ ओब रख दिया गया है, ओब की खाड़ी। क्यों, क्यों ओब नदी उसमें जाके गिर रही है, तो काफी खास नदी है ओब। तो ये कहां से निकलेगा, अल्ताई माउंटेन से निकलेगा, रशिया में। तो इसका दोनों सोर्स आप याद रखेंगे, सोर्स याद रखेंगे और आउटफ्लो भी याद रखेंगे। तो आउटफ्लो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ओब की खाड़ी है वहीं से, ठीक है। तो यहां पर पड़ेगा अल्ताई माउंटेन, अल्ताई माउंटेन से निकलेगा ये काफी लंबी नदी, और ये पूरा जो देख रहे हो क्या ये हो जाएगा गल्फ ऑफ ओब। गल्फ ऑफ ओब से आगे बढ़ोगे आप, क्या हो जाएगा, कारासी। छोड़ो, अभी आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ ओब। तो यहां पर आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में, ओब रिवर ओरिजिन और आउटफ्लो, मतलब स्रोत और बहिर्वाह, ये दो चीज आप मेंशन करना, किलोमीटर मत मेंशन करना। अननेसेसरी चीज आप लिखोगे ना तो आपका पढ़ने का मन करेगा, तो आप उसको लिखना ही मत। आपके पास पीडीएफ रहेगा ही, आप देख भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हुआंगहो नदी की बात करते हैं। यह हुआंगहो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। जब चाइनीज सिविलाइजेशन थी, चीनी सभ्यता थी, उस समय की यह नदी है। इसके आसपास ही लोग बसते थे और बसेंगे तो क्या होगा, जब इसमें बाढ़ आएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग मरेंगे भी, डूबेंगे भी, इसलिए इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है।
सोरो ऑफ चाइना, चीन का सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हुआंगहो नदी है, इसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं याद रखना है, बस आप याद रखना ये कहां का है, चीन का है। ठीक है, चीन का है, बाकी छोड़ो। आउटफ्लो की बात करते हैं, याद है कुनलुन उनलुन माउंटेन, ये सब मैं आपको बताया था जब मैं आपको ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, कुनलुन माउंटेन छोड़ो, बस आप याद रखना कि जो हुआंगहो नदी है पूरी तरह से चीन में है, और इसका जो पानी है, ठीक है, गल्फ ऑफ चिली इसमें जाकर मिल जाएगा। ठीक है, यह है हुआंगहो नदी जो देख रहे हो, इसके ठीक नीचे आपको मिलेगा यांगची नदी, और यह है हुआंगहो नदी। ठीक है, तो यहां पर आके इसका पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप हुआंगहो नदी के बारे में आप चाहो तो ये दोनों ही पॉइंट को छोड़ सकते हो, कभी भी एग्जाम में किसी भी उसमें नहीं पूछा गया, बस आप याद रखना ये चीन की नदी है, काफी सफिशिएंट है। ठीक है, और इसे चीन का शोक कहा जाता है, जो पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन था, चीनी सभ्यता थी, ये इसी के किनारे बसा था। ठीक है, सौभाग्य, आप पर्टिकुलर पॉइंट बोलिए। हाँ, पीडीएफ मैं तुरंत भेज दूंगा, आप टेंशन मत लेना, पीडीएफ तुरंत भेज दूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार फिर से यहां पर इर्तिस नदी से ओब निकलेगा, वहीं से इर्तिस भी निकलेगा, जहां से ओब निकलेगा वहीं से इर्तिस भी। क्यों? क्योंकि ये ओब की सहायक नदी है। ठीक है, तो फाइनली ये जाके किस में मिलेगा, ओब नदी में जाके मिल जाएगा। ओब नदी कहां से निकली थी, अल्ताई माउंटेन्स निकली थी। तो ये दो के दोनों आप याद रखेंगे, इर्तिस नदी का नाम भी आप याद रखेंगे। ये भी पूरी तरह से कहां पर बह रही है, रूस में बह रही है, पूरी तरह से कहां पर बह रही है, रूस में। ठीक है, तो अल्ताई माउंटेन दोनों के लिए याद रखना। अल्ताई माउंटेन किसके लिए है, ओब के लिए है, और इर्तिस के लिए भी है। इर्तिस सहायक नदी किसकी है, ओब की सहायक नदी है। ठीक है, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, कि कहां पर ये जाकर खत्म हो रहा है और कहां से इसका सोर्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो आपके सामने पूरा का पूरा मैप बना हुआ है कि ये ओब नदी जा रही है। ठीक है, ये ओब नदी जा रही है, ओब जाके अपना गल्फ ऑफ ओब में आके मिक्स हो जाएगा, इर्तिस नदी यहीं पर आ रही है और आके ओब से मिल जाएगी। ठीक है, आगे। अब ये कॉन्गो जायरे, इस नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, यहां से गुजरेगा भूमध्य रेखा ये। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को ये दो बार काटेगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। मैं जब सबसे बड़ी नदी बोल रहा हूं, उसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा, हालांकि अफ्रीका में ही आपको नील नदी भी मिलेगी, लेकिन फिर भी नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नहीं है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो नदी होगी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, वो कॉन्गो ही है, जायरे ही है। ये वही नदी है जो कि भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को दो बार काटेगी। ठीक है, तो जब हम इसकी सोर्स की बात करेंगे, बस आप सीधे सीधे याद रखना सोर्स क्या है इसका, कॉन्गो देश, इसलिए इसका नाम कॉन्गो रिवर पड़ा है। ठीक है, तो कॉन्गो देश इसका सोर्स है। अब यहां पर कौन कौन सी दो नदियों से मिलने के बाद ये बनी नदी, तो वो चीज आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, बस आप याद रखना कि कॉन्गो नामक देश से निकला है और जाकर अटलांटिक ओशन में अपना पानी ये गिरा देता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन में अपना पानी पूरा आकर गिरा देगा कॉन्गो नदी। ठीक है, ये कॉन्गो नदी है। तो ये दो ही पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, आप बाकी याद रखने की ये चीज याद रख सकते हैं जो मैंने बोला। लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। आप कुंदन सर जी हाथ से लिखते हैं तो आधा लिखते लिखते याद हो जाता है। हाँ कुंदन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कुछ चीजें आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो चार जगह ही होता है जहां पर आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि अब ये पीडीएफ भी, पीपीटी भी, थोड़ा सा इसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। हाँ, आमूर नदी याद है, ये आमूर नदी अगर आप में से किसी को याद होगा, फाउंडेशन वालों को, बाकी आप रैंकर वाले आप लोग बाद में फिर से आमूर नदी का नाम पढ़ोगे आप। ठीक है, आमूर नदी ये चीन और रूस के बीच में बाउंड्री बनाती है। ठीक है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है चीन और रूस के बीच में। ठीक है, तो सोर्स इसका क्या होगा, रशिया ही होगा। बाकी ये सब छोड़ो कि किसका कॉन्फ्लुएंस है क्या है। ठीक है, रूस से निकलती है, बस काम खत्म। रूस से निकलेगा और जाके खत्म कहां पर होगा, तातर स्ट्रेट।
ठीक है, तातर स्टेट में जाकर खत्म हो जाएगा, यहां पर ये है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना आप। ठीक है, कहां से निकलेगा ये जो है आपका रूस से निकलेगा और तातर स्टेट में जाकर खत्म होगा। फिलहाल आपको जो पॉइंट अब याद करना है वो मैं बता रहा हूं। आपको पॉइंट जो याद रखना है वो ये रखना है कि किसके बीच फ्लो होता है, फ्लो बिटवीन रशिया एंड चाइना। अब 30 नदी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको 30-40 नदियों को ही याद रखना है पूरा का पूरा, बिल्कुल नहीं। जहां याद करना है वो बताऊंगा मैं आपको। रूस और चीन के बीच बहता है। ठीक है, बस इसमें एक ही पॉइंट आप याद रखना जो लिख रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, लेना रिवर, इसके बारे में आप याद रखना। ठीक है, एग्जाम में इस नदी का नाम मेंशन किया हुआ है, मतलब इसके बारे में पूछा जा सकता है, लेना रिवर के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बैकाल झील है, बैकाल झील के पास एक माउंटेन पड़ेगा, बैकाल माउंटेन। बैकाल झील के पास क्या पड़ेगा, बैकाल माउंटेन पड़ेगा। यहां पर आपको बैकाल झील जो है वो ये है, बैकाल झील। तो बैकाल झील जिसे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, साइबेरिया का मोती के नाम से जाना जाता है, यहीं से निकलेगा लेना रिवर, जो कि काफी लंबी नदी है और जाकर यहां पर डेल्टा बनाएगा। ये पूरा का पूरा क्या करेगा, डेल्टा बनाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में आप याद रखना। क्वेश्चन पूछ लेगा कहां पर बहता है, तो इसके कहां पर बहेगा, रूस में। पूरी तरह से रूस में बहुत सारी नदियां हैं। जब पूरा का पूरा इतना सारा ग्लेशियर है, इतना सब कुछ है, तो भाई नदियां तो रहेंगी इतनी सारी। तो रूस में बहेगा पूरी तरह से लेना रिवर। ठीक है, और बाकी जाके खत्म कहां होगा, आर्कटिक ओशन। देखो बिल्कुल ऊपर जाके डेल्टा बना रही है। रूस में जितनी भी नदियां हैं ना, ज्यादातर वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। रूस की जो नदियां हैं वो ज्यादातर ऊपर की तरफ जा रही हैं। देखो ये सारा का सारा, अभी तक आपने कई नदी, ओब नदी भी देखा, इर्तिस नदी देखा, यहां पर लेना रिवर देख रहे हो आप, ये सब के सब ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके में आप दोनों चीजों को याद रखना कि कहां से निकल रहा है और कहां जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है, बैकाल माउंटेन और आर्कटिक ओशन। थैंक यू निखिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैकेंजी रिवर। ठीक है, मैकेंजी रिवर, बस आप इतना याद रखना, मैकेंजी रिवर किस देश में बहती है। मैकेंजी रिवर बहेगा आपका कहां पर, कनाडा में। मैकेंजी रिवर ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, बस इतना याद रखना। जैसे मिसिसिपी, मिजोरी आपने देखा कहां पर था, यूएसए में देखा था। हो सकता है आपसे प्रश्न ऐसे पूछे, एक तरफ लिस्ट 1 कर दे, दूसरी तरफ लिस्ट 2 कर दे, एक तरफ नदियों के नाम दे दे और दूसरी तरफ जगह देश का नाम दे दे कि आप इनको मैच कराइए। तो अगर यहां पर मैकेंजी रिवर लिखा होगा तो मैकेंजी के साथ आप किसको कनेक्ट कर दोगे, कनाडा के साथ। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, जो यहां पर मैंने गोला कर दिया, ये याद रखना है कि सोर्स में इसका सोर्स क्या है, कनाडा। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी बेफोर्ट सी में जाकर उसका पानी गिर जाएगा, बेफोर्ट सी, ये सब रहने देना आप याद करने के लिए। ठीक है, बस अपना याद रखना, मैकेंजी रिवर जो है वो पूरी तरह से कहां पर बहेगा, कनाडा में। ठीक है, इतना सफिशियंट होगा आपके लिए। लंबाई अपनी कॉपी में आप मेंशन भी मत करना, लंबाई को लेकर अपनी कॉपी में मेंशन भी मत करना। आप अपनी कॉपी में वही लिखना जितना पढ़ना है। अब बात करते हैं नाइजर नदी। अफ्रीका की अगर हम बात करें, दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो आपका नाइजर हो जाएगा, कोंगो के बाद। ठीक है, तो ये भी काफी लंबी नदी है। आप देख रहे हो यहां से पूरा का पूरा शुरू हो रहा है और ये पूरा इतनी लंबी यात्रा तय करके जाके इसमें पानी में मिल जा रहा है, नाइजीरिया में। ठीक है, तो इसका जो सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, गिनी। क्या पढ़ेंगे इसको, गिनी पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे गिनी की खाड़ी। बस याद रखना आप, गिनी से शुरू हो रहा है, गिनी की खाड़ी में जाके मिल जा रहा है। छोड़ो, लिखा हुआ है नीचे, गिनी से शुरू हो रहा है और गिनी की खाड़ी में जाके मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, गिनी की खाड़ी आपको कहां पर मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप का जो आपने मैप देखा है इस तरह से, यहां पर मिलेगा आपको गिनी की खाड़ी। ठीक है, ये है गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी में जाकर ये नाइजर नदी आकर मिल जा रहा है और ये गिनी नामक देश है। ठीक है,
कहीं पर आपको गिनिया देश मिलेगा, कहीं पर पपुआ न्यू गिनिया देश मिलेगा, कहीं पे सिर्फ गिनी देश मिलेगा। तो गिनी नाम से, गुनिया नाम से बहुत सारे देश मिलेंगे आपको पूरी दुनिया भर में। ठीक है, तो बस आप इसमें नाइजर में क्या याद रखना है, गिनिया मतलब गिनी और गल्फ ऑफ गिनी, हो गया काम। ठीक है, तो बस आपको अफ्रीका में मुख्य रूप से दो नदी के नाम याद रखने हैं, एक तो कॉन्गो और दूसरा नाइजर, क्योंकि जो नील नदी उसके बारे में तो हर कोई जानता ही है। ये दो चीज आपको याद रखने वाली बात है जो दिमाग में रखना है। क्या आप में से किसी को दिमाग में है कि मैंने जो कॉन्गो नदी बताया तो कहां से कहां जा रहा है? तो कॉन्गो नदी बताया था, कॉन्गो नाम क्या है, कॉन्गो देश के नाम पे ही है। तो कॉन्गो से निकला है और जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा अफ्रीका की ज्यादातर नदियां जाकर अटलांटिक महासागर में ही मिलती हैं। मेकॉन्ग रिवर, ठीक है, अब मेकॉन्ग रिवर ये साउथ ईस्ट एशिया में बहेगा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में बहेगा। आप यहां ऊपर से देख रहे हैं पूरा का पूरा, इसमें चाइना भी आ जाएगा, लाओस भी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये पूरा का पूरा इन सब साउथ ईस्ट एशियन देशों से होकर बहेगा। तो इसका जो सोर्स होगा मेकॉन्ग रिवर का, ठीक है, ये तिब्बत से निकलेगा। ठीक है, बहुत सारी, चाहे वो यांगची की बात करिए, चाहे आप जो है ब्रह्मपुत्रा की बात करिए, चाहे इंडस की बात करिए, चाहे सतलज की बात करिए, चाहे मेकॉन्ग की बात करिए, ज्यादातर ये सब की सब नदियां कहां पर निकली हैं, यहां पर आपको मिलेगा तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है, और जो इसका माउथ है, जो आउटफ्लो है, वो कहां पर हो जाएगा, साउथ चाइना से। दुनिया का जो सबसे बड़ा समुद्र है वो दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र होगा। ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा समुद्र होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं नदियों से, जो मैं आपको बता रहा हूं। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो मैं तुरंत के तुरंत लिख दे रहा हूं। बाकी यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। सोर्स क्या होगा उसका, आउटफ्लो क्या होगा मतलब माउथ क्या होगा, ये किस देश में बह रहे हैं, बस इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा, मैं आपको बताते चल रहा हूं। वोल्गा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी, यूरोप की वोल्गा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना। ठीक है, वोल्गा नदी के बारे में। तो यूरोप की ज्यादातर नदियां आप देखोगे सबका रूस के रूस में, चाहे लेना रिवर की बात करिए जो कि बैकाल माउंटेन्स निकला है, अल्ताई माउंटेन्स आपका क्या निकला था, इर्तिस नदी निकली थी, और आपका ओब नदी निकली थी। इसके बाद अब यहां पर आप देख रहे हो वोल्गा नदी, जो कि यहां पर रूस से निकल रहा है और जाकर कहां पर जाएगा, कैस्पियन सागर में। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में जाके गिरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, स्टार लगा दे रहा हूं इतना, इसको याद रखना। ठीक है, तो वी से वोल्गा, तो वी से क्या हो जाएगा, वल्दाई प्लेट्यू, रूस में पड़ेगा एक वल्दाई प्लेट्यू। ठीक है, या फिर आप व्लादिमीर पुतिन याद रख लेना, व्लादिमीर से याद रख लेना। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन उसी का नाम याद रखना, व्लादी। तो व्लादी प्लेट्यू से निकलेगा कौन, वोल्गा नदी, तो व्लादी से हो जाएगा वल्दाई, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज था जिसके लिए मैंने स्टार लगाया वो इसके लिए लगाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी का पानी कैस्पियन सागर में जाके गिरेगा। ठीक है, तो बाकी अभी मैं ब्लैक सी का भी बताऊंगा इसमें कौन सी नदी का पानी आके गिर रहा है। तो वल्दाई पठार से निकलेगा रूस के और जाके कैस्पियन सागर मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही पॉइंट आप याद रख लेंगे, टिक कर रहा हूं मैं। वोल्गा नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस की बात करेंगे तो यहां पर जो सेंट लॉरेंस है ये आपका लेक ओंटारियो से निकला है। सेंट लॉरेंस भी इंपॉर्टेंट, आप इसलिए इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आप ये आउटफ्लो नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकली है उसको आप याद रखना। ठीक है, आपने 5 ग्रेट लेक्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये इसमें से जो आखिरी लेक है, लेक ओंटारियो, लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में आपको नियाग्रा जलप्रपात मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा जलप्रपात है कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर। यहीं पर आखिरी जो झील है यहीं से निकलता है कौन सा, सेंट लॉरेंस। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस कहां पर, यह आपको मिलेगा लेक ओंटारियो से निकलता हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रियो ग्रांडे नदी, यह भी एक इंपॉर्टेंट नदी। इंपॉर्टेंट नदी क्यों, क्योंकि ये जो है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिसिसिपी मिजोरी, उसका पानी कहां जाकर, उसका माउथ कहां पर था, आउटफ्लो कहां पर था, दुनिया के सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, वैसे इसका भी जो आउटफ्लो होगा, जो इसका माउथ होगा वो कहां पर होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में होगा। ठीक है, लेकिन ये जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, यूएसए से।
और ये एक बाउंड्री बनाएगी, किसके बीच में बाउंड्री बनाएगी? फ्लो बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको। यूएसए और मेक्सिको के बीच से बहती है। यूएसए और मेक्सिको के बीच से बहती है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो आप याद रखना, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। और जो आपको इसमें सोर्स में याद रखना है, सोर्स में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यूएसए से निकलता है और कहां पर जाता है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में। इस पॉइंट को मेंशन करना। आप ये सैन जुआन माउंटेन ये सब याद मत रखना, ठीक है। इतना कुछ पॉपुलर नदी भी नहीं है। इससे जो मेन प्रश्न बनता है वो ये है जो मैंने लिख दिया ऊपर, कि वो कौन सी नदी है जो यूएसए और मेक्सिको के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रियो ग्रांडे नदी। अगला प्रश्न, डेन्यूबे नदी। अभी तक आपने जितना भी नदी पढ़ा शुरू से लेकर अभी तक, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट नदी यही है। अफ्रीका की अगर हम अगर हम यूरोप की दो नदी की याद करने की बात करें, यूरोप में आप ये दो नदी याद रख लेना। तो दो नदी, एक तो वोल्गा था आपका, ठीक है, वल्दाई माउंटेन से निकला था और जाकर कैस्पियन सागर मिल गया था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगा, ब्लैक से निकलेगा और ब्लैक में खत्म हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगा और ब्लैक सी में जाकर खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अगर हम बात करेंगे, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। ये यहां पर जितने भी आप देश देख रहे हैं, उन देश की लगभग लगभग आपका राजधानियों से होकर गुजरती है। कौन सा? डेन्यूबे नदी। तो डेन्यूबे नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको। सोर्स भी याद रखेंगे, आउटफ्लो भी याद रखेंगे इसका। किसका? डेन्यूबे नदी का। तो ये कई देशों की राजधानियों से होकर गुजरता है। यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी आपका डेन्यूबे नदी है। इसके बाद वोल्गा भी आप याद रखना। वोल्गा तो हालांकि पूरी तरह से रूस से ही बहता है, लेकिन डेन्यूबे नदी कई देशों से होकर गुजरेगा। तो आप ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक से शुरू होगा, ब्लैक सी में। तो आप दो चीज जान गए। दो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सा बताया? एक तो वोल्गा बताया मैंने आपको, और एक डेन्यूबे नदी बताया। डेन्यूबे ब्लैक सी में जाकर गिर रही है और वोल्गा कैस्पियन सागर में गिर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट। यूफ्रेटस, यूफ्रेटस हो गया, टिग्रिस हो गया, ये दो जो नदियां हैं, आपने सुना होगा मेसोपोटामिया का नाम। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग, ऐसे इंसानों का ग्रुप जो सभ्य तरीके से रहते हैं, प्रॉपर तरीके से खेती कर रहे हैं, प्रॉपर बना कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एक समाज है, उस तरीके को नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, ये एक समाज कहलाता है। ये एक सभ्यता। उसके पहले थे, लेकिन वो किसी को मार पीट कर खा रहे, किसी को कुछ खा रहे, वो ऐसे ही रहते थे, इधर उधर जहां मन किया वहां रह रहे, कोई प्रॉपर तरीके से रहते नहीं थे। तो जब ऐसा शुरू हुआ तो वही सभ्यता कहलाया। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो आपका मेसोपोटामिया थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं दो नदियों के बीच में स्थित थी, ठीक है, इन्हीं दो नदियों के बीच में स्थित थी। कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी में तो ये यूफ्रेटस नदी बहुत पुरानी नदी है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे यूफ्रेटस नदी कहां से निकलती है, ये निकलेगा टर्की से, ठीक है, और जाकर फाइनली ये जाकर पर्शियन गल्फ मिलेगा। वहां पर डायरेक्ट आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हो ये जो टिग्रिस नदी है, यूफ्रेटस नदी, एक दूसरे से यहां पर मिलकर खत्म हो रहे हैं और यहां से ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जा रहे हैं। अब इन्हीं दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर पूरा बचा था मेसोपोटामिया, पूरा सीरिया, इराक, ये सब जो देख रहे हैं सारा सारा मेसोपोटामिया वाला, और ऊपर टर्की है, ठीक है। तो आप ये सब मत याद रखना। आप याद रखना इसका जो आउटफ्लो है वो कहां पर हो जाएगा? पर्शियन गल्फ में हो जाएगा, पर्शिया की खाड़ी। पर्शिया की खाड़ी, ठीक है। तो सोर्स क्या हो जाएगा? टर्की। बस याद रखना, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? संगम। संगम मतलब क्या? संगम ऑफ ये मूरत नेहरी नदी या फिर कारासू नदी, ये इन दोनों नदियों के संगम के बाद ये नदी बनती है। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। बस आप याद रखना सीधा सीधा जो यूफ्रेटस नदी है वो टर्की से निकलेगा और जाकर पर्शिया की खाड़ी में खत्म हो जाएगा। वीडियो नहीं, किसी का वीडियो नहीं चल रहा है क्या?
अच्छा, अब चल रहा है। जिसका नहीं चल रहा होगा एक बार आप रिफ्रेश कर लेना। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ ठीक है ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब टिग्रिस नदी के बारे में इतना कुछ याद नहीं रखना है, छोड़ो इसको। टिग्रिस नदी के बारे में बस आप याद रखना कि टर्की से निकलता है, काम खत्म। ये सब ज्योग्राफी के हिसाब से इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं। बस आप सीधे से याद रखना टिग्रिस नदी और जो यूफ्रेटस नदी दोनों टर्की से निकलते हैं और जाके पर्शिया की खाड़ी में खत्म हो जाते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ आपको दिमाग में नहीं रखना है। ये सब कोई पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, जो आपको गोला कर रहा हूं ये चीज आप दिमाग में रख लेना। अब ये डार्लिंग नदी, ये आप ये समझो कि गंगा यमुना का नाम सुना है भारत में। भारत का गंगा यमुना और ऑस्ट्रेलिया का गंगा यमुना दो है, एक तो डार्लिंग नदी है और एक मुरे नदी है। ठीक है, मुरे और डार्लिंग। तो डार्लिंग नाम तो सुना ही होगा कई बार आपने। तो जो इसका सोर्स है ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ना उस तरीके से, तो आप देखोगे यहां पर पूरा का पूरा ग्रीन है। यहां पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमालय से भी लंबी पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर आपको मिलेगा मुरे नदी और डार्लिंग नदी। ठीक है, दो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, एक तो मुरे नदी है, दूसरा डार्लिंग नदी है। तो डार्लिंग निकलती तो है, ठीक है, डार्लिंग यहां से निकल रही है, इतना लंबा चौड़ा डार्लिंग निकल रही है। फिर आगे क्या होगा, ये मुरे नदी से मुलाकात करेगी और डार्लिंग का काम यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर ये जो आगे नदी बढ़ रही ये मुरे नदी है। तो डार्लिंग एक तरह से सहायक नदी, किसकी, मुरे की सहायक नदी कौन है, डार्लिंग। ठीक है, तो यहां पर ये जाकर किसकी सहायक नदी बन जाएगी, तो बस आप ये समझो डार्लिंग को यमुना समझ सकते हैं आप, और मुरे नदी को गंगा समझ सकते हैं। ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको। तो यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा की। तो डार्लिंग भी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, मुरे की। तो आप याद रखना दो नदियों के नाम। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे मुरे एंड डार्लिंग कहां की महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो आपको याद रखना है कहां की, ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें आप ये पॉइंट याद रखना, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया याद रखना। ठीक है, इसका आउटफ्लो भी याद रखेंगे आप, मुरे रिवर। इंपॉर्टेंट है दो के दोनों, जो हाईलाइट कर रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं वो देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी यहां पर जो मैप है ना, आप इस मैप को बाद में देख सकते हो कि कहां पे कौन कैसा निकल रहा है। ठीक है, उसकी वैसे जरूरत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर डार्लिंग नदी थी, अब यहां पर क्या हो गया, मुरे नदी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास इंडियन ओशन है क्या, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है, यहां पर यह समझो कि ये जो लाइन है 178 डिग्री ईस्ट, अब इतना ज्यादा कुछ छोड़ो, 178 डिग्री ईस्ट की जो दाहिनी तरफ पड़ेगा, इसके इस साइड पूरा प्रशांत महासागर, इसके इधर क्या हो जाएगा, पूरा हिंद महासागर हो जाएगा। तो ये जो मुरे नदी यहां पर आकर मिली थी, ये किसका भाग है, ये हिंद महासागर का भाग है। किसका भाग हो जाएगा, हिंद महासागर का भाग हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत देख रहे हैं कि इसने यहां पर सदर्न ओशन लिख दिया, सदर्न ओशन नहीं। ठीक है, सदर्न ओशन इसके नीचे मिलेगा, दक्षिणी महासागर इसके काफी नीचे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या याद रखोगे, जो मुरे नदी का सोर्स है, ठीक है, बस ऑस्ट्रेलिया याद रखना, काफी है इसमें, इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। इसका जो आउटफ्लो है वो इंडियन ओशन है। वैसे तो इतना ही याद रखना काफी है कि मुरे और डार्लिंग किस देश की नदी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इतना याद रखना सफिशिएंट है। जेम्बेजी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बहुत ही फेमस बांध है, वो हो जाएगा करीबा बांध। और ये करीबा बांध जैम्बिया और जिम्बाब्वे नदी के बीच में है। ठीक है, मतलब जैम्बिया और जिम्बाब्वे जो देश है इनके बीच मिलेगा आपको करीबा बांध। किस पे पड़ेगा, जेम्बेजी नदी पर। करीबा बांध क्वेश्चन पूछ लेते, करीबा बांध किस नदी पर मिलेगा, तो ये जो इसका सोर्स होगा जैम्बिया, याद रखना, जेम्बेजी से क्या हो जाएगा, जैम्बिया। और इसका जो आउटफ्लो है, जो इसका माउथ है, वो कहां बनेगा, मोजाम्बिक चैनल पे। मोजाम्बिक चैनल कहां पड़ेगा, आपको मेडागास्कर दिमाग में होगा। मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो देश है उनके बीच का जो पानी वाला क्षेत्र है उससे हम क्या बोलेंगे, मोजाम्बिक चैनल। यह मोजाम्बिक चैनल। अब इससे थोड़ा और इधर आओगे ना, आपको दुनिया का
चौथा सबसे बड़ा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि मोजाम्बिक चैनल होते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको मेडागास्कर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप दिमाग में रखना। ठीक है, आप कितना सारा बता रहा हूं, बट आपको इतना कुछ दिमाग में नहीं रखना है जितना आपको यहां पर दिख रहा है। जो मार्क कर रहा हूं बस उतना ही पढ़ना आप। आमू दरिया, इसको मैं नहीं लिखता, लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला लेक है ना, हालांकि लेक हम बोल जरूर रहे हैं, बट यहां पर लिखा हुआ क्या रहता है हमेशा, समुद्र, अरल सी। ये जो अरल सी है दुनिया का बहुत तेजी से सूखता हुआ सागर है। साइज में बड़ा इसलिए हमने इसको सागर बोल दिया, बाकी है ये झील, क्योंकि जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ होता है उसका आगे भले समुद्र लगा हो लेकिन वो होता झील है। अब इसमें आकर आमू दरिया नदी का पानी मिल रहा है, इसी वजह से मैंने इस नदी को लिखा है यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आमू दरिया नदी का पानी किस झील में जाकर मिलता है या किस समुद्र में जाकर मिलता है। तो आमू दरिया नदी का पानी जाकर अरल सागर मिलेगा, या फिर अरल सागर में किस नदी का पानी मिलेगा। तो यह चीज महत्वपूर्ण था, इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को यहां पर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा नदियां नहीं थी, बहुत सारी नदियां थी, बट मैंने अपने तरीके से जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप इसमें ये सब नहीं लिखना है कि कहां कहां किस रेंज से निकला है, बस आप याद रखना कि जो आमूर नदी का सोर्स है वो तुर्कमेनिस्तान से निकलेगा। हालांकि छोड़ो, इस पॉइंट को नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आप आउटफ्लो इसका याद रखना। किस नदी का पानी जाकर मिल रहा है अरल सागर में, वो जाएगा आमू दरिया नदी का पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीपर झील, सॉरी नीपर नदी। अब ये नीपर की जब हम बात करें यहां पर आप इसको डी साइलेंट रहेगा, तो आप नीपर नहीं कर देना है। ठीक है, अब यहां पर ये नदी उस जगह से निकलेगा जहां से वोल्गा नदी निकला है। ठीक है, वी से वोल्गा, वी से वल्दाई, तो वल्दाई हिल कहां पर होगा, ये रूस में है। तो ये नदी भी का नाम भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट नदी है। तो तीन नदी हो गया, एक तो वोल्गा हो गया, वोल्गा हो गया, एक नीपर नदी हो गया, एक आपको बताया था देन्यूबे। ठीक है, अब इसमें आप इसका जो आउटफ्लो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में दो नदी बताया था मैंने, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी जो देन्यूबे था, ये ब्लैक सी में जा रहा था। अब एक आप नीपर नदी देख रहे हो, तो जो डी और डी से शुरू हो रहे हैं ये कहां जा रहा है, डी और डी बी में जा रहे हैं। डी और डी कहां जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं। देखो ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नदी का पानी ब्लैक सी में जाकर मिलता है। तो आपको दो नदी पता चल गया, नीपर नदी और एक देन्यूबे नदी। ठीक है, जाकर कहां पर मिलेंगे, ब्लैक सी में। बाकी निकल कहां से रहा है, निकल तो वहीं से रहा है भाई जहां से आपको वोल्गा नदी निकली थी। और वोल्गा नदी तो खैर कैस्पियन सागर में चला गया था, लेकिन नीपर नदी आकर ब्लैक सी में मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरावदी नदी, इरावदी नदी ये आप बोल सकते हो कि म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। इरावदी के डॉल्फिन बहुत फेमस है, इरावदी डॉल्फिन दुनिया में बहुत फेमस है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से बस आपको इतना याद रखना है कि इरावदी नदी कहां की है, पूरी तरह से बर्मा में बहेगी, काम खत्म। इसका आउटफ्लो क्या है आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप बस याद रखना कि ये नदी कहां पर बहेगा, म्यांमार में। यह नदी कहां पर बहेगा, म्यांमार में बहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन करना बस। लार्जेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार बोल सकते हो आप, लिख दे रहा हूं। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, आगे ओरांग नदी। ये ओरांग जो नदी आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये आपको मिलेगा कहां पर, साउथ अफ्रीका नामक देश में। ये जो आप लिसोथो देख रहे हैं, लिसोथो भी एक देश है जो चारों तरफ साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो ओरांग नदी आप देख रहे हैं, मैंने बोला था अफ्रीका की ज्यादातर नदियों का जो पानी है वो आपको अटलांटिक महासागर में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी देखो अटलांटिक महासागर में आके मिल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कौन सी नदी नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बना रही है, उस नदी का नाम क्या है, ओरांग। ओरांग नदी। तो ओरांग नदी नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बना रही है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर
इसलिए मैंने यहां पर लिखा ओरांग नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है, या फिर ओरांग रिवर फ्लो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। नामीबिया में एक बहुत ही फेमस नामीब डेजर्ट है, फिलहाल छोड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने अलग से लिखा है, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। ओके 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 ठीक है। अब ये नदी लाने का एकमात्र कारण ये था कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बस इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, लंदन में आप जाओगे तो क्या करोगे, थम्स अप पियोगे, बस काम खत्म। ठीक है, लंदन जाओगे तो क्या करोगे, लंदन में जाके थम्स अप पियोगे, हो जाएगा। ठीक है, लंदन में जाके थम्स अप पी रहे हैं। अब ये जो राइन वैली नदी था, ठीक है, अब यहां पर इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है, फ्रांस से। हालांकि ये और भी देशों में बहता है, ऐसा नहीं कि कोई एक नदी है एक ही देश में बहेगा। राइन वैली, कई बार पूछा जाएगा आपसे कि राइन वैली किससे संबंधित है, राइन वैली किससे संबंधित है। देख रहे हो यहां पर एक फ्रांस नामक देश है, ये पूरा राइन नदी भरित, काफी बड़े इस समय ये देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहां पर प्राकृतिक बाउंड्री बना रहा है, मतलब नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। कौन सा, ये राइन रिवर। तो यहां पर अगर आप पूछे राइन वैली किससे संबंधित, आप यहां पर आंसर क्या कर सकते हैं, फ्रांस। ठीक है, तो ये जो राइन रिवर है शुरुआत में क्या होगा, जर्मनी और फ्रांस की बाउंड्री के बीच बहेगा, यहां पर इसके बीच में बहेगा, तो यहां पर एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं राइन रिवर के बारे में। आगे टाइबर नदी, इसको क्यों मिलाया, तो टाइबर नदी के बारे में बस ये इंपॉर्टेंट है, टाइबर नदी के किनारे पर दुनिया का कौन सा शहर बसा हुआ है, बहुत फेमस शहर। तो यहां पर बहुत फेमस शहर जो है वो है रोम, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, यहां पर देखो टाइबर नदी है, ये टाइबर नदी बह रही है और यहां पर रोम शहर है। ठीक है, तो रोम शहर जो है किसके नदी किनारे पर बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे पर, इसलिए मैंने इस नदी का नाम यहां पर मेंशन किया। मैं अभी आपको 2 मिनट बता रहा हूं। देखो जो सीन नदी है, ऐसे आप देखो, देखो ये इस शहर का सीन कितना बढ़िया लग रहा है ना, यहां पर मस्त एकदम बिल्कुल सारा का सारा शहर है। ठीक है, यहां पर इतना बढ़िया सीन, तो दुनिया में सबसे बढ़िया सीन किस शहर का है, पेरिस का है। पेरिस, तो ऐसा देखो किस शहर का सीन बहुत बढ़िया है, पेरिस शहर का सीन बहुत बढ़िया है। तो पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बस इतना। तो ये सीन नदी हो गया, ये पूरा पेरिस हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको सारा का सारा चीज मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या क्या चीज आपको और पढ़ना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं आपको ट्राइब और बताऊंगा। ठीक है, और यहां पर मैं देख रहा था कमेंट था फॉरेस्ट का। एक बात बताओ, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा ना, वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में पब्लिश होता है। 2021 में इस रिपोर्ट आया था, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, जो करंट अफेयर से रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिसंबर में इसका रिपोर्ट पब्लिश होता है। कोई नहीं, इसका जिस दिन मैं कंप्लीट कर लूंगा, इसका रिपोर्ट जो आया है पूरा लंबा चौड़ा, उसमें से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपके सामने लाकर कभी ऐसे ही क्लास ले लूंगा। तो इसको छोड़ो, तो ये ट्राइब्स कल हो जाएगा कंप्लीट, और यहां पर जो मिनरल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों का फाउंडेशन वालों, आपका डेजर्ट बचा हुआ है, रैंकर को तो बचा ही हुआ है। ये 3 टॉपिक और मैं मेंशन करूंगा, और आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी ये 2 के दोनों टॉपिक, 2 क्लास में।
ये दोनों 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ आपको ज्योग्राफी में मेरी तरफ से और कुछ नहीं पढ़ाना है, ठीक है। हालांकि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा जरूरत पड़ती रहेंगी, पढ़ाते ही रहेंगे और चलता ही रहेगा। फिलहाल आप इतनी चीजों को याद रखना। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी यहां पर लोकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, काफी समय से डाउट आ रहा है, अंकित का था शायद,